यह कहा जाता है कि अगर किसी देश को अच्छी तरह पहचानना हो, जानना हो, तो उस देश के भूगोल के साथ साथ उस देश के इतिहास को जानना आवश्यक होता है। उस देश की संस्कृति को जानना आवश्यक होता है और संस्कृति को जानने के लिए उसकी भाषा को जानना आवश्यक है, क्योंकि भाषा संप्रेषण है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा संचार है। और विलंब ना करते हुए हम सर से आज के जो हमारा उद्देश्य है, अवध के एवं उत्तर प्रदेश के पारंपरिक गीतों तथा लोक कथाओं के बारे में हम सर से और जानेंगे। जैसे सर आपको भी शायद इसके बारे में पता हो कि भारत सरकार भी इसके विषय में प्रयासरत भी है कि वो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर आपके अनुसार इसको और किन किन तरह से नई पीढ़ियों के बीच लेके जाया जा सकता है कि वो जिस मिट्टी से वो आते हैं या वो जिस भूमि से वो आते हैं उसकी लोक कला को, लोक संस्कृति को वो प्रोत्साहित करें, उसको आगे तक उसका प्रचार और प्रसार करें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस विषय पर विचार किया जा रहा है। अब तक जो प्रगति हुई है उसको संतोषप्रद तो कहा जा सकता है, लेकिन बहुत आदर्श नहीं माना जा सकता। नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि शिक्षा का माध्यम विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा तक अपनी मातृभाषा का बनाया जाए। आज कॉन्वेंट कल्चर में अंग्रेजी जिस तरह ला दी जा रही है उससे बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं, वो भारतीयता से परांगमुख होते चले जा रहे हैं। अगर शिक्षा का माध्यम हमारी भाषाएं हो जाएं, ये जो 22 भाषाएं हैं, और इनमें पर्याप्त साहित्य आ जाए, पर्याप्त जानकारी, लिखने पढ़ने की सामग्री प्राप्त हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि अंग्रेजी का सम्मोहन कम होगा। अंग्रेजी यूँ भी बड़ी दुष्कर, बड़ी क्लिष्ट भाषा है। बोली कुछ जाती है, लिखा कुछ जाता है, व्याकरण भी समझ में नहीं आता, उच्चारण भी समझ में नहीं आता। उसकी तुलना में हिंदी बहुत सरल भाषा है। ये विश्व प्रसिद्ध है कि कोई भी व्यक्ति 2-3 महीना हिंदी भाषियों के बीच रह लेता है तो हिंदी बोलने लगता है। उसका व्याकरण इतना सहज है कि एक पोस्ट कार्ड में लिखकर भेजा जा सकता है। तो इतनी सरल सहज भाषा को और इतनी समृद्ध भाषा को छोड़कर अंग्रेजी को अपनाना केवल भौतिक स्वार्थवश ऐसा हो रहा है। यह मानवीय क्षमता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखें, विद्यार्थियों की 80% से ज़्यादा क्षमता भाषा के स्तर पर खर्च हो जाती। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, प्रबंध शास्त्र में, विधि शास्त्र में, इन सबको पढ़ते हुए अगर ये अपनी भाषा में हो जाए तो 80% क्षमता उसके विषय को समझने में खर्च होगी और तब उसका बौद्धिक विकास और कहीं ज़्यादा होगा। तो अब प्रयत्न किया जा रहा है कि हिंदी के माध्यम से मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, विधि शास्त्र की, प्रबंध शास्त्र की और दूसरे विषय जिनसे रोजगार की संभावनाएं या अवसर ज़्यादा बढ़ते हैं उनमें दी जाए। यूँ भाषा के 5 महत्वपूर्ण रूप होते हैं। भाषा साहित्य की भाषा होती है, उस दृष्टि से हिंदी पर्याप्त समृद्ध है, उसमें चिंता करने की बात नहीं। दूसरे, भाषा संचार की भाषा होती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कहते हैं। आज आप तो उस विभाग से जुड़े हुए हैं, साक्षी हैं। संचार के क्षेत्र में हिंदी इस समय सर्वोपरि है। इस देश में अंग्रेजी का सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय अखबार 80 लाख प्रतिदिन की संख्या से अधिक नहीं बढ़ पाया और हिंदी का एक अखबार 10 करोड़ की संख्या में पढ़ा जा रहा है। अभी कुछ वर्ष पहले जब ये रंगीन टीवी आया था तो आपको याद होगा ये सारे चैनल्स अंग्रेजी माध्यम के थे। देखते देखते 6 महीने के भीतर उनको हिंदी में बदलना पड़ा, क्योंकि ये चैनल्स तो लाभप्रदता की दृष्टि से स्थापित किए गए हैं और लाभ का मतलब है आम श्रोता और दर्शक तक पहुंचना, तभी विज्ञापन मिलेगा। तो अब 85% चैनल हिंदी में काम कर रहे हैं। तो संचार की दृष्टि से हिंदी बहुत आगे है। बोलचाल की दृष्टि से मैंने कहा कि 70-72 करोड़ लोगों के बीच बोली जाती है, देश में भी, देशांतर में भी। 2 पक्ष कमज़ोर हैं। एक, राजभाषा का पक्ष जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा विधेयक पारित करते हुए यह निर्णय तो लिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी, लेकिन 15 वर्षों की अवधि के बाद फिर उसको निरंतर स्थगित किया जाता रहा। अभी पूरी तरह से वो राजभाषा नहीं हो पाई। अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में विद्यमान है।
और अंग्रेजी के होने के कारण हिंदी का पूरा कद नहीं प्रकट हो पा रहा है, इसलिए कि अंग्रेजी के पास राजभाषा शब्दावली, टेक्निकल टर्मोलॉजी बहुत पहले से थी, वो निरंतर विकसित करते चले जा रहे हैं। हिंदी में भी इस समय 8 लाख के आसपास पारिभाषिक शब्द बनाए हुए हैं, लेकिन जो अंग्रेजी की दासता दिमाग में भरी हुई है, 200 वर्षों तक हम उसी परिस्थिति में रहे ना, तो वैसे ही मनस्थिति भी बन गई है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, बोलते हुए भी आप देखें 50% अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, अनावश्यक रूप से आ जाते हैं, जिनके बिना भी काम चल सकता है। माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा हैंड वॉश करो और एक बाइट और लो, इसकी जगह कह सकती थी हाथ धो एक और वो खा लो। लेकिन वो बोलना एक प्रकार से हमारी सामंती मनोवृत्ति का और हीनता बोध का परिचायक जो बन गया है, उससे नहीं उबर पा रहे हैं। इसके लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयास करना होगा, लोगों को बताना होगा कि आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपका इतिहास, कुल मिलाकर भारत देश कितना महान है। जब उसके प्रति गौरव का भाव होगा तो अंग्रेजी बोलते हुए आपको गर्व का अनुभव नहीं होगा, ग्लानि का अनुभव होगा। आज स्थिति ये है, आपने सुना होगा मंचों पर आकर कई लोग कहते हैं कि क्षमा कीजिएगा मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। इस पर उन्हें गर्व नहीं, ग्लानि होनी चाहिए, अपराध बहुत महसूस होना चाहिए कि इस देश में रह रहे हैं। हम कहें अंग्रेजी हमें नहीं आती, सो क्षम्य है, लेकिन भारत का रहने वाला और ख़ासतौर से उत्तर भारत का कोई व्यक्ति कहे कि हमें हिंदी नहीं आती है और सचमुच आती है, उसके बावजूद वो शर्म करते हैं, दिखावा करते हैं, उस मनोवृत्ति की भर्त्सना करने की ज़रूरत है और इसके लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को उस दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता है। मेरा ख्याल है धीरे धीरे मानसिक दास्ता की ग्रंथियाँ खुल जाएंगी। काफ़ी कुछ विकास हुआ है, जितनी गति से होना चाहिए उतनी गति तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में हम काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सर, तो आपने ये बहुत अच्छी तरीके से हमें ये चीज़ें बताई हैं कि किस प्रकार से जो नई पीढ़ी है वो नई शिक्षा नीति से किस प्रकार लाभान्वित होगी और हिंदी के या हिंदी भाषा को वो प्रचार और प्रसार करेंगे। इसी के श्रृंखला में सर एक चीज़ और आती है कि जैसे जो प्रतिष्ठित संस्थाएं या आयोग स्थापित किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, उनकी भी इसमें क्या भूमिकाएं होती हैं कि अगर वो जो मूल लोक कला है, लोक संस्कृति है, उनको वो किस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं या उसकी प्रोत्साहन कर रहे हैं और वर्तमान समय में वो कितना इसमें कामयाब हो सके हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में काम तो बहुत किया है। संस्कृति मंत्रालय विशेष रूप से सक्रिय है। आप पाएंगे कि जितनी विधाएं जिनकी गणना भी मैंने कराई है जी, इनकी सुरक्षा और संवर्धना के लिए प्रयास बहुत हुए हैं। जैसे लोक नाट्य की रक्षा कैसे की जाए, इसके लिए संगीत लोक नाट्य अकादमी बनी हुई है। वे जगह जगह जाते हैं और वहाँ के कलाकारों से मिलते हैं, उनका पंजीयन करते हैं, उनको यथोचित आर्थिक सहायता भी देते हैं। कई लोगों को वृत्तियाँ मिलती हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके अभिनय कराए जाते हैं। रामलीला के लिए अलग कमेटियाँ बनी हुई हैं, रास के लिए अलग बनी हुई हैं। इसी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की ये विधाएँ, इनको सुरक्षित संरक्षित करने का प्रयास भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी कर रही है। अपने यहाँ लखनऊ में ही उसका केंद्र है, ब्रज में अलग तरह की संस्थाएं हैं, ऐसे ही बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में संस्थाओं की कमी नहीं है। लेकिन इन सभी संस्थाओं से जुड़े लोगों में जो उत्साह होना चाहिए, जो निष्ठा होनी चाहिए, सरकारीकरण के कारण वो निष्ठा कहीं न कहीं प्रभावित हो जाती है। लोग वर्क टू रूल तो करते हैं, लेकिन यहाँ वर्क टू रूल की ज़रूरत नहीं है, मिशनरी स्पिरिट की ज़रूरत है। गांव-गांव में जाकर और इन लोगों के साथ बैठकर जिस तरह से इन कलाओं का संकलन करना चाहिए, उसमें हमारा शहरी नवयुवक या कार्यकर्ता पूरा उत्साह नहीं दिखा रहा है। अब रोपनी के गीत या सोहनी के गीत अगर को रिकॉर्ड करने हैं तो खेतों में निराती हुई पौध फसल, उसको सींचती हुई, रोपती हुई स्त्रियों के साथ हमें बैठना होगा। जतसार के गीत अगर आपको नोट करने हैं, अब तो बहुत संसाधन हो गए हैं, आप उसका सचित्र पूरा का पूरा टेक्स्ट ले सकते हैं, लेकिन उस घर के भीतर जाना होगा,
अब वो घर पिछड़े हुए लोगों के, गरीब लोगों के घर हैं, उसमें बैठते हुए असुविधा तो होती है, लेकिन जब उत्साह मन में होता है तो इन सब के समाधान मिल जाते हैं। अवधी लोकगीतों को यही सुल्तानपुर के एक बड़े पुराने कवि थे पंडित राम नरेश त्रिपाठी, उनके मन में उत्साह पैदा हुआ कि जो संस्कार संबंधी गीत हैं, विवाह गीत हैं, जो केवल स्त्रियों तक सीमित हैं, इनको कैसे नोट किया जाए। पर्दा की प्रथा थी, किसी पुरुष के सामने वो गा नहीं सकती थी, तो उनके जीवन वृत्तांत में आप देखिए ऐसे कई वृत्तांत, तो कई ऐसी घटनाएं दी गई हैं कि अगर रात को 10 बजे से नगटौरा शुरू होने वाला है तो किसी तरह से चोरी से छिप कर के वे छप्पर के नीचे सिर डाल करके उनको सुनते रहे, और बाद में जब पता चला कि वो सुन रहे हैं तो बेचारे मारे पीटे गए, लेकिन एक जोश था उन्होंने इसको नोट किया। ये उत्साह जितनी मात्रा में अंग्रेजों में दिखाई देता है, अद्भुत है। वो अंकित जी विदेशी होते हुए भी, हिंदी उनको नहीं आती थी, गांव में सुदूर क्षेत्रों में जा करके उन्होंने फोकलोर इकट्ठा किया। एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, कर्नल टॉड ऊंट पर बैठ करके रेगिस्तान के क्षेत्र में एक एक गांव में जाकर के वहाँ जो जनकथाएँ, जनश्रुतियाँ जो प्रचलित थीं, उनको नोट किया। इसी तरह से जिस आल्हा की बात हमने कही ना, उस आल्हा की खोज हम नहीं कर पाए थे। मिस्टर इलियट, यही शाहजहाँपुर के डीएम थे, कलेक्टर थे, उसको ये बैलेट सुनाई दिया कि इस तरह से कोई वीर काव्य गाया जाता है। उसने जगह जगह जाकर इसको एकत्र किया और फिर इसका संपादन किया, जो हमको आज प्राप्त हुआ है। यही स्थिति रासलीला की है और विभिन्न लोकगीतों, लोककथाओं, लोक नाट्यों की है। हमको उनके अच्छे गुण सीखने चाहिए थे, लेकिन अच्छाइयाँ नहीं सीखी हैं, उनसे विलासिता का पाठ पढ़ा है, उनसे भेदभाव वाली बुद्धि प्राप्त की है, उनसे वो अंग्रेजियत, जो नकली अंग्रेजियत है, वो धारण की है। तो अगर वही उत्साह मन में पैदा हो जाए और सचमुच गाँवों को केंद्र बना करके ऐसे नवयुवकों को तैयार करें जिनकी टीम जाकर गाँव में बस जाए और मनुहार करके उनसे ये चीज़ प्राप्त कर ले। देखिए, एक आम ग्रामीण स्त्री किसी परपुरुष के सामने घूंघट में रहने वाली है, मुंह नहीं खोल सकती, गीत नहीं गा सकती। आपको उसी लेवल पर उसे दादी, काकी, चाची कहते हुए, आत्मीयता स्थापित करते हुए उससे ये लोक संपदा निकलवानी है। इसके लिए केंद्र गाँवों का होना चाहिए। हमारी विडंबना ये है कि सारी संस्थाएं शहरों में स्थापित हैं और लोग उसे ज्वाइन तो कर लेते हैं रोजगार की खोज करते हुए मजबूरी में, लेकिन भावात्मक रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। जब ये महसूस हो कि ये अमूल्य लोक संपदा है, धरती में कहीं छिपी पड़ी है, इसको निकालना वो आविष्कार है, तब ये लोक संस्कृति आगे आएगी और उसका प्रामाणिक रूप मिलेगा। अभी ये भी देखा गया है कि लोग अवधी और भोजपुरी के नाम पर लोकगीत ले तो आते हैं, लेकिन वो मनगढ़ंत होता है, खुद ही बना लेते हैं और कहते हैं कि हमको ये सर्वे में प्राप्त हुआ है। ये प्रति जब ख़त्म हो जाएगी, मिलावट की, नकल की और प्रामाणिकता की खोज हम करेंगे, उसके लिए बस एक ही चीज़ ज़रूरी है, आर्थिक संसाधन तो होने ही चाहिए। जब तक वहाँ पहुँचने के साधन नहीं होगा, आपको कुछ जीविका नहीं प्राप्त होगी, तब तक पूरी तरह से समर्पण की कामना तो नहीं की जा सकती। लेकिन सर्वोपरि है ये निष्ठा, ये लगन, ये उत्सर्ग का भाव कि हम सांस्कृतिक सेवा कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ विषय है, केवल नौकरी से जुड़ा हुआ नहीं। तो वर्क रूल करने के बजाय फिर सही अर्थों में आप पूरी युक्ति के साथ खुद समस्याओं के समाधान खोज लेंगे और अधिकाधिक सांस्कृतिक विकास में सक्षम होंगे। ये आपने सर बहुत ही गूढ़ तरह से हमें ये समझाया है कि किस प्रकार से आज के समय में भाषा की या संस्कृति की जो ये प्रासंगिकता है, ये हमें किस प्रकार से वापस से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं या इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। तो और इसी श्रृंखला में जो
हमारा केंद्र है ग्रामीण संचार एवं विकास का, ये इसी में इसका ध्येय भी है कि वो लोक संस्कृति को सहेजने का, उनको संरक्षित करने का एक छोटा सा हमारा प्रयास है। सर, इसमें एक अगला सवाल या ये कह सकते हैं एक अगली जो हमारी एक क्वेरी है, इसको कहते हैं कि एक जिज्ञासा है कि जब पलायन होता है, जैसे आज के समय में पलायन काफ़ी हो रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन हो रहे हैं, किसी न किसी कारणवश, रोजगार हो सकता है या कुछ विस्थापन किया जाता है, तो ये लोक संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित करता है? इसके दोनों पक्ष विचारणीय हैं। पलायन करने से वे अपनी लोक संस्कृति से वंचित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा ये भी कि दूसरे क्षेत्र की संस्कृति से जुड़कर दोनों का वे तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से हम बंगलोर चले गए, कर्नाटक में भी लोक संगीत है, लोक साहित्य है, लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, लोक नाट्य हैं। वहाँ यक्षगान की क्या शैली है ये अपनी आंखों देख सकते हैं। और रामलीला, रासलीला और यक्षगान में क्या साम्य है, क्या वैषम्य है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर लोक विज्ञान की दृष्टि हमने अर्जित कर ली, और सबसे बड़ी शर्त जो मैंने कहा, निष्ठा को तो सर्वोपरि रखना होगा, वो निष्ठा मन में है, तो जिस क्षेत्र में जाएंगे वहीं लोक संस्कृति की खोज करेंगे और अपनी संस्कृति से तुलना करके देखेंगे। हमारे यहाँ विवाह के अवसर पर ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ यज्ञोपवीत इस रूप में मनाया जाता है, वहाँ इस रूप में मनाया जाता है, तो इससे एक भारतीय संस्कृति बनेगी। आवश्यकता तो विश्व संस्कृति बनाने की भी है, एक यूनिवर्सल कल्चर की ओर जाने की आवश्यकता, और ख़ास तौर से तुलनात्मक अध्ययन आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तभी पूरा भारत समझ में आएगा और पूरी भारतीयता से हमारा साक्षात्कार होगा। आवश्यकता कुल मिलाकर एक और ध्यान देने की ये है, आप चूँकि संचार विभाग से जुड़े हुए हैं, इधर संचार के जो संसाधन हैं, जनसंचार के जो माध्यम हैं, ये विपथगामी हो गए हैं और ये सांस्कृतिक ह्रास के मुख्य कारण बन गए। दिन भर आपका टीवी ऐसे ऐसे दृश्य दिखाता है जिसमें नग्नता भरी हुई है, अराष्ट्रीयता भरी हुई है, अमानुषिकता भरी हुई है। हर फिल्म में आप पाएंगे केवल फाइट यानी संघर्ष के दृश्य या अश्लील कामुकता के दृश्य या खाऊ सभ्यता के दृश्य। ध्यान कीजिए, हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में 3 चीज़ों को निषेध किया गया था कि इन्हें मंच पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। एक तो खाते हुए कोई दृश्य नहीं हो सकता था, क्योंकि जब कोई सामने खा रहा होगा तो दर्शक का ध्यान बट जाएगा, व्यंजन से व्यंजना प्रभावित होती है, जो उद्देश्य, जो मिशन हम देना चाहते हैं वो बाधित हो जाएगा। इसलिए खाने पीने के दृश्य मंच पर नहीं दिखाया जाता था। दूसरे रतिकला या काम कला के दृश्य, जिसको हम अश्लील कहते हैं, इनको केवल संकेत से बताया जाता था। और तीसरे युद्ध के दृश्य, सामने लड़ते हुए, वध करते हुए, ये अमानुषिक है, इनह्यूमन है। आज की फिल्मों में आप देखें 90% यही 3 चीज़ें रहती हैं, बाकी कथा रहती है। उसी की देखा देखी विश्व मीडिया की स्पर्धा में भारतीय मीडिया भी, खासतौर से टेलीविज़न, आप पाएंगे कि इसी प्रकार के उत्तेजक दृश्य परोसे जा रहे हैं। परिवार के टूटने के दृश्य, पारस्परिक कलह के दृश्य, विघटन के दृश्य, यानी विमानवीकरण किया जा रहा। और इन दृश्यों का खासतौर से किशोर मस्तिष्क पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। बच्चे भारतीय संस्कृति भूल रहे हैं, उन्हीं के हाय और वाह और टाटा में फंस गए हैं। अब इनको अपने परिवार के नाते रिश्तों का भी ध्यान नहीं रहा, उनके नाम और उनके संबंध भी नहीं जानते हैं। कुल मिलाकर शहरीकरण में केंद्रित हो गए हैं, भोग और विलास की संस्कृति उन्होंने ओढ़ लिया है। इससे भारतीय संस्कृति कितनी को प्रभावित हुई है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। अब समस्या ये है कि आपके संविधान ने उन्हें वाक स्वातंत्र्य दे रखा है, किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता। बस एक ही उपाय आपके पास है, इन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से, अपनी रिपोर्टों के माध्यम से अपील करें, उनको समझाएं, शायद कुछ हृदय परिवर्तन हो जाए। और दूसरी ओर दर्शक को भी कह सकते हैं कि आपके सामने टीवी में एक साथ ही कई तरह के कार्यक्रम आ रहे हैं,
उसमें इतिहास और संस्कृति, रामायण और महाभारत के प्रसारण भी तो हुए हैं ना, उनकी भी श्रृंखला बराबर चल रही है। एक और अगर कोई कुत्सित दृश्य है तो उसको हम ना देखें। अगर हम ही अपने मन से एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण बना लेते हैं तो मीडिया लाख परोसता रहे, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। तो अपने दर्शक वर्ग को भी बताने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के दृश्य देखने से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कैसे दृश्यों को महत्व देने से सामाजिक विघटन होगा। और भारतीय संस्कृति जो आज पाश्चात्य संस्कृति से लड़ रही है, इस समय भारतीयता को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो गया। हमारा सारा खान पान, सारा रहन सहन, बोली बानी का सारा तरीका, ये सब वेस्टर्नाइज होता चला जा रहा है। तो इसके समानांतर हमको अपनी संस्कृति देनी होगी। केवल अकेले बैठकर रोने से काम नहीं चलेगा कि हाय हाय सब नष्ट होता जा रहा है। उसके समानांतर वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए, खान पान के भारतीय तरीके और उनको अच्छा बना करके प्रस्तुत कीजिए, भारतीय पहनावा को अधिक से अधिक महत्व दीजिए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हो, हम अपने अस्तित्व को बचाने में समर्थ होंगे। बिल्कुल सर, ये जो आपने चीज़ें बताई हैं कि किस प्रकार से हम लोग, या जैसे अगर इसको हम इस तरह से कहें कि वर्तमान समय में जो प्रयास एक नई पीढ़ी ये कर सकती है, और तो हम अपने इस उद्देश्य में सफल हो सकते हैं कि जो हमारी लोक संस्कृति है उनको हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं और उसका पूरे उत्साह के साथ उसका हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। एक सर इसमें सर प्रश्न और भी जैसे एक ये होता है, उठता है कि जब हम संस्कृति का जैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो अमूमन आज के समय में लोग रोज़गार की ओर अधिकतर भाग रहे हैं या किसी अन्य कामों में अपने कैरियर की, जैसे आपने पूर्व में भी बात की थी। तो अगर ये लोक संस्कृति, लोक कला, लोकगीत, लोक कथाएँ जैसे एक राष्ट्र के, एक राज्य के निर्माण में अपनी एक भूमिका इनकी होती है, तो वो किस प्रकार से होती है, या आज के समय में इसको रोज़गार पर्यक बना सकें, या कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर हो सकती हैं अगर आपके विचार से, तो वो किस प्रकार से अगर हो सकती हैं, और जो आप संदेश देना चाहते हैं युवाओं को। या अगर हम भाषा की बात करते हैं, अवध की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे जो पिछड़े वर्ग के समुदाय हैं, अलग अलग तरह की इसमें जातियाँ भी होती हैं, उनके अलग अलग अपने गीत होते हैं, तो वो तो गीत गा रहे हैं, लेकिन जैसे इसको अगर हम रोज़गार पर्यक के विषय में बात कर सकें तो ये किस प्रकार से सर हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अंकित। देखिए, फिर मैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करूँगा। इन सारे बिंदुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारी शिक्षा के मुख्य 4 उद्देश्य हैं। एक, व्यक्तित्व का विकास हो, मूल्यपरक शिक्षा हो, सबसे पहले हम मनुष्य बने, ये शिक्षा का ही धर्म है, उसी का कर्तव्य क्षेत्र है। दूसरे, चूँकि हर एक के साथ पेट लगा हुआ है और वो आरंभिक आवश्यकता है, भोजन, आवास, कपड़ा, यानी रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तीसरे, शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता का विकास करें, भारत एक, अखंड, संप्रभुता संपन्न। अभी अलग अलग राज्यों में, अंचलों में और क्षेत्रीयता से जो ग्रस्त दिखाई देता है। और चौथे, उससे विश्व कल्याण की कामना भी पूरी हो, क्योंकि एक इकाई बनकर के हम नहीं रह सकते, आजकल ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो विश्व संस्कृति के साथ भी हमारा सरोकार बैठना चाहिए। हमने आज से कोई 35 वर्ष पूर्व हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रयोजनमूलक हिंदी का शुभारंभ किया था। वो पहल थी फंक्शनल हिंदी नाम से। इस समय पूरे देश में 70-72 विश्वविद्यालय हैं इस पाठ्यक्रम को लेकर चल रहे हैं, बीए के स्तर पर भी, स्नातकोत्तर स्तर पर भी। उस रोजगार परक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनुवाद और पत्रकारिता और जनसंचार और मीडिया लेखन और नाट्य मंचन, उसी में लोकगीतों का भी एक यूनिट है। लोकगीतों का सर्वेक्षण, इनका नोटेशन, माने जिस परंपरा से वे गीत गाए जाते रहे हैं उसकी जो धुन, मूल धुन, फिल्मों ने उसको विकृत कर दिया है। पेशेवर कैसेट जो आपको दिखाई देते हैं, भोजपुरी के बहुत सारे लोकगीत गाए जा रहे हैं बड़े अश्लील ढंग से, वो नहीं, अपने मूल रूप में उनकी जो गायकी रही उसकी स्वरलिपि बनाना, उनके कैसेट तैयार करना, उसे समय समय पर बजाना। अब आज जो इन ऋतुओं पर और इन संस्कारों पर
गीत गाने वालियाँ नहीं कहीं मिलती हैं। सब जगह अंग्रेजी डीजे बज रहा है, उछल कूद चल रही है। लेकिन सही अर्थों में जब कन्यादान किया जा रहा था या किया जाता है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता था? उसको आप सुन लें तो रोमांच हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज कन्या का, जिसको हमने पाला पोसा है, बड़ा किया है, हम उसका दान कर रहे हैं। तो सही अर्थों में भावना उसी के साथ चलती है, अंग्रेजी गीतों में थिरकने के साथ नहीं चलती है। लेकिन चूंकि उसका सही विकास हो नहीं पाया और सबको समय पर उपलब्ध हो नहीं पाया, तो उसकी जगह पर ये सारे अंग्रेजी गान और ये उछल कूद पूरी तरह भर गई। आवश्यकता ये है कि इस लोक साहित्य को भी हम रोजगार परकता से जोड़ें, सर्वेक्षण कराएं, और सर्वेक्षण करने के लिए ऐसे कर्मचारी या प्रबुद्ध युवा नियुक्त किए जाएं जिनको जीविका भी मिले और काम भी हमारा हो जाए। उसी तरह से इनका नाट्य रूपांतरण करें, इनको कथा शैली में प्रस्तुत करें, इनके ऑडियो वीडियो कैसेट बनावें, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री तैयार करें, इनको फिल्मों तक ले जाएं, इनसे संबंधित पुस्तकें, उनके संकलन छापें, तब जाकर इस संस्कृत की संरक्षा हम कर सकेंगे। तो इसमें दोनों उद्देश्य पूरे होंगे, एक और संस्कृत का विकास भी होगा और बहुतेरे लोगों को जीविका प्राप्त होगी, बशर्ते इसकी महत्ता हमारा प्रशासक वर्ग समझ सके। मुझे विश्वास है कि नई शिक्षा नीति में चूँकि इन सब का प्रावधान किया गया है, अब जो नए पाठ्यक्रम आ रहे हैं उसमें तथाकथित छोटे छोटे विषयों के ऊपर जिनको आज तक महत्व नहीं दिया गया था लेकिन बड़े उपयोगी हैं, जैसे स्वच्छता पर एक पाठ्यक्रम आ रहा है, हैप्पीनेस को लेकर एक पाठ्यक्रम आ रहा है। जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रसन्न रहना, पर प्रसन्न कैसे रहा जाए, तो उसका एक पाठ्यक्रम बना, हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। उसी तरह से धर्म को लेकर, योग को लेकर, अध्यात्म को लेकर, दर्शन को लेकर, साहित्य को लेकर नए नए यूनिट्स जो तैयार हो रहे हैं और विश्वविद्यालयों से कहा जा रहा है कि इनको आप चलाएं। तो जो विद्यार्थी इनसे पढ़कर निकलेगा वो लोक संस्कृत को भी एक पाठ्यक्रम के रूप में लेगा और उसके माध्यम से धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विकास होता चला जाएगा। अभी तक इन सारे विषयों को हमने हाशिए पर डाल रखा था, ये मान रखा था कि लोकगीत तो गैर पढ़े लिखे लोगों का, अशिक्षित और ख़ास तौर से पिछड़े हुए लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अब उनकी कल्याण कामना हमारी योजना के अंतर्गत है। उनका अधिकाधिक विकास हो, गाँवों का अधिकाधिक विकास हो। तो ग्रामीण विकास के अंतर्गत जहाँ उनका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास होगा, वहीं सांस्कृतिक विकास भी होगा और सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत इस लोक साहित्य को अपनाना पड़ेगा। तो मैं तो काफ़ी आशान्वित हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तत्परता के साथ इस विषय में जुटे हुए हैं और ये शिक्षा नीति बहुत तेज़ी से लागू होने जा रही है, तो मेरा ख्याल ये है, विश्वास ये है कि लोक संस्कृत का भी पुनरुद्धार होगा। बिल्कुल सर। और जैसे आपकी सर बात को आगे जारी रखते हुए ये भी कहना चाहेंगे, जैसे अभी विश्वविद्यालयों के बहुत सारे विश्वविद्यालय आप सदस्य भी रह चुके हैं, तो विश्वविद्यालयों में भी अब ये प्रचार प्रसार, अब ये प्रयत्न किया जा रहा है कि वो पाठ्यक्रम में या अपने यहाँ जो भी अन्य गतिविधियाँ होती हैं उसमें इन लोक कलाओं को या संस्कृति को वो बढ़ावा दें। माननीय राज्यपाल महोदया का भी ये बहुत ही खास ये उनका प्रयोजन भी है कि वे इसको विश्वविद्यालयों के ज़रिए भी इसको प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न करें। अंकित जी, मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 1992 में लोक साहित्य का पाठ्यक्रम शुरू कराया था और केवल कक्षा अध्यापन तक ही सीमित नहीं रहा। मैं प्रतिवर्ष एक बस में भर करके अपने विद्यार्थियों को आसपास के ज़िलों में किसी क्षेत्र में ले जा कर के छोड़ देता था। कुछ शिक्षक भी हमारे साथ रहते थे और उसमें सभी लड़के लड़कियों से कहता था कि तुम घरों के भीतर जाओ और दादी और चाची और काकी जो भी वहाँ मिलें उन महिलाओं के साथ बैठ करके उनसे ओरिजिनल रूप में सीखो कि कैसे उगाती हैं और उसको टेप रिकॉर्ड करके लाओ। उसकी एक लाइब्रेरी हमने बनवाई, विभाग में अभी भी रखी हुई है। ये है हमारी लोक सर्वेक्षण योजना, बहुत सफल रही। आसपास के 6 जिलों का हमने सर्वेक्षण कराया और उससे पूरे अवध क्षेत्र का, खासतौर से अवध के इस अंचल का जो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, इसका लोक साहित्य एक जगह एकत्र हो गया। इसी तरह की योजनाएं अगर हर विश्वविद्यालय बना लें और उनका जो फीडिंग एरिया है
जो उनका जुरिडिक्शन है वहाँ का सघन सर्वेक्षण करा डालें, डोर टू डोर, तो बहुत सारा साहित्य जो अभी अंधकार में कहीं विलीन हो वो प्रकाश में आ जाएगा और उसको सुरक्षित संरक्षित करके अगली पीढ़ी को सौंपते हुए आप लोक साहित्य की सुरक्षा की गारंटी दे सकेंगे। महामहिम राज्यपाल जी का ध्यान इस दिशा में गया है, मुझसे कई बार इस पर वार्ता भी हुई है। मैं चाहूँगा कि हमारा भाषा विश्वविद्यालय अब चूँकि भाषा में ही केंद्रित है और भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है लोक भाषा, तो इस अध्ययन केंद्र के माध्यम से इस योजना का अधिकाधिक विकास हो, यही मेरी मंगलाशा भी है और आपसे यही प्रार्थना भी है। तो आज के इस सत्र में प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सभी को इन चीज़ों को समझाया है कि किस प्रकार हम अपनी मिट्टी को, अपनी संस्कृति को, अपनी लोक कलाएँ, लोक कथा और अन्य विधाओं को संरक्षित कर सकते हैं और इनका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। सर ने हमें यह भी बताया है कि किस प्रकार हम भावनात्मक रूप से जब तक हम इसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक इन चीज़ों को अर्थात लोक कलाओं को प्रोत्साहित कर पाना ये सरल नहीं होगा। तो नई पीढ़ी को, युवाओं को आगे आना होगा। पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जा रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अभी कहा जा रहा है, सर ने भी हमें इसमें काफ़ी कुछ विस्तार से बताया है। इसके साथ ही साथ सर का ये बहुत ही अच्छा एक जो उन्होंने प्रयास बताया है कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में जो किया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा जो भी गांव या ग्राम गोद लिए जाते हैं उनमें हम सघन सर्वेक्षण कराकर, घर घर अभियान चलाकर हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी लोक कलाओं को संरक्षित कर सकते हैं आगे की आने वाली पीढ़ियों के लिए। और आज के इस सत्र में सर हमें आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत कुछ आपने हमें आज बताया है। सभी जो हमारे उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से जितने प्रकार के गीत हैं, लोक कथाएं हैं, गाथाएं हैं और जिन जिन समूह द्वारा ये गाया जाता है, आपने पलायन पर भी बात किया है, शिक्षा नीति पर भी बात की है, रोज़गार पर भी बात किया है और आज के समय में जो चुनौतियां हैं उनके विषय पर भी आपने प्रकाश डाला है। तो आज के इस सत्र के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।